पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनीता सिंह का व्याख्यान। सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से। नमस्कार प्रिय प्रशिक्षार्थियों, आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बीए, डीएलएड एवं एमए एजुकेशन के पाठ्यक्रम में शामिल है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और उन्हें संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत का बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। पियाजे के अनुसार बच्चे शुरू से ही बड़े लोगों की तरह संकल्पनाओं को नहीं समझते हैं, बल्कि वह अपनी संकल्पनाओं का निर्माण अपने प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन और अपनी पेशीय गतिविधियों, मोटर एक्टिविटीज के द्वारा स्वयं बनाते हैं और समय समय पर उनमें उसी के आधार पर संशोधन भी करते रहते हैं। बच्चे अपने अनुभवों को संगठित कर अपने वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं। वे अपनी गतिविधियों के द्वारा ही ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान निर्माता भी कहा जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम रचनावादी दृष्टिकोण के नाम से भी जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास को समझने से पूर्व थोड़ी चर्चा संज्ञान पर करते हैं। संज्ञान से हमारा तात्पर्य है हाउ पीपल थिंक एंड अंडरस्टैंड। व्यक्ति कैसे सोचता है और समझता है। मूलतः यह उन मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है जिनसे ज्ञान का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे याद रखना, वर्गीकरण करना, समस्या समाधान करना, नई चीजों और संकल्पनाओं का सृजन करना इत्यादि। मनुष्य के जीवन में संज्ञानात्मक विकास का विशेष महत्व है। इसी कारण मनुष्य स्वयं को वातावरण के अनुरूप भी ढाल पाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वातावरण को भी अपने अनुरूप ढाल लेते हैं। एक शिक्षक के लिए संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस प्रक्रिया को जानने के बाद ही शिक्षक यह जानने में सक्षम हो पाते हैं कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, सीखने के दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और बच्चे को किस आयु में क्या क्या चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। संज्ञानात्मक विकास से हमारा तात्पर्य होता है बालक के व्यापक और स्थायी रूप से ज्ञान के विकास से है। ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभवों के रूप में प्राप्त होता है। यह अनुभव प्राकृतिक परिवेश और सामाजिक परिवेश दोनों से जुड़े हो सकते हैं, किंतु हम सभी अनुभवों का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हैं। हम केवल उन्हीं अनुभवों का प्रत्यक्षीकरण कर पाते हैं जो हमारे पूर्व अनुभवों से जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारे पुराने अनुभवों से ही हमें नए अनुभवों की प्राप्ति होती है और अनुभव तब तक सार्थक नहीं हो सकते हैं जब तक उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। और अधिगम करने के लिए प्रत्यक्षीकरण करना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण ही संज्ञानात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे जब बालक जन्म लेता है तो वो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में प्रवेश करता है, जहाँ शुरू से ही वो जो कुछ देखता है, सुनता है, वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसको अनुभव के रूप में प्राप्त करता है, किंतु वो सभी अनुभव प्राप्त नहीं कर पाता है। अधिकांश अनुभव उसके निरर्थक हो जाते हैं। जैसे जैसे वो अवस्था के आधार पर वृद्धि करता जाता है, उसके प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता भी विकसित होती जाती है। इस समय हमको जो अनुभव निरर्थक लगते थे वो बार बार हमारे मस्तिष्क के स्नायु तंत्र को स्पर्श करते रहते हैं और सामाजिक व भौतिक वातावरण से जुड़े एक ऐसी पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं जहां उन्हें सभी निरर्थक वस्तुओं और तथ्यों के अनुभवों का प्रत्यक्षीकरण धीरे धीरे होने लगता है। संज्ञानात्मक विकास मूलतः 18 वर्ष की आयु तक बहुत तेजी से होता है, क्योंकि मनुष्य इस समय अवधि में बहुत से नए तथ्यों, विचारों और वस्तुओं से ज्ञान प्राप्त करता रहता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 कारकों को अनिवार्य माना है। पहला कारक है जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, भौतिक परिवेश के अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, सामाजिक परिवेश के अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट
और फोर्थ है सम संयोजन, इक्विलिब्रेशन। जैविक परिपक्वता से हमारा तात्पर्य है अवस्था के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर कुछ व्यवहार विकसित होते हैं। यह आनुवांशिक गुणों के कारण होने वाले जैविक परिवर्तनों से होता है। प्रत्येक जीवों में विकास का एक निश्चित क्रम होता है। मनुष्यों में यह जन्म से प्रारंभ होकर निरंतर चलता रहता है, जबकि जंतुओं में विकास का क्रम और समय में उनमें भिन्नता पाई जाती है। दूसरा कारक है भौतिक परिवेश के अनुभव। मनुष्य अपने सभी अनुभवों को भौतिक परिवेश से प्राप्त करते हैं, जिसके ग्रहण करने का माध्यम हमारी ज्ञानेंद्रियां ही होती हैं। उदाहरण के लिए एक वयस्क व्यक्ति और एक छोटे बच्चे को एक जैसा वातावरण मिलता है, परंतु उन दोनों के द्वारा उस वातावरण के द्वारा ग्रहण किए गए अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। एक छोटा बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपनी उम्र व समझ के आधार पर वातावरण से ज्ञान को ग्रहण करता है, जबकि एक वयस्क व्यक्ति अपनी समझ के माध्यम से अनुभवों को ग्रहण करता है। हमारे शरीर में प्रारंभ से ही स्नायु क्षमता इतनी विकसित नहीं होती है कि हम सभी तरह के अनुभवों को ग्रहण कर सकें। धीरे धीरे विकास के क्रम के आधार पर हमें अनुभवों को ग्रहण करने और उसका प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, और यही प्रत्यक्षीकरण हमारे अंदर के संज्ञानात्मक विकास को विकसित करता है। मूलतः ये भौतिक परिवेश के अनुभव हमें 3 क्रियाओं के माध्यम से अनुभव प्रदान करते हैं। पहली क्रिया होती है क्रिया के द्वारा, अर्थात जब बच्चे अपने शारीरिक विकास की प्रक्रिया में होते हैं तो वो अपने हाथ पैरों को चलाते हैं, वस्तुओं को मुंह में डालते हैं, उनके स्वाद लेने की कोशिश करते हैं। इस तरह की प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चों में बहुत सारे अनुभव एकत्रित होते हैं। इसी तरह दूसरी प्रक्रिया है भौतिक वस्तुओं के अनुभव। इसके द्वारा बच्चा जो है वो वस्तुओं के रंग, रूप, वस्तु के भार इत्यादि के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वस्तुओं को वो छूता है, देखता है, सूंघता है, चखता है, उठाता पटकता है। इस तरह की प्रक्रियाओं के माध्यम से उसे भौतिक वस्तुओं के अनुभव प्राप्त होते हैं। तीसरी प्रक्रिया होती है कर्ता व कर्म के मध्य क्रिया। अनुभवों का प्रत्यक्षीकरण कर्ता व कर्म के मध्य क्रिया के पश्चात ही संभव होता है। उदाहरण के लिए यदि हम फूल को देखकर उसकी सुंदरता और सुगंध की अनुभूति करते हैं तो यह हमारी उस प्रकृति से संज्ञानात्मक संरचना की प्रतिक्रिया का ही परिणाम होता है। परिवेश के साथ हमारे ही ऐसे ही प्रत्यक्षीकरण होने के फलस्वरूप संज्ञानात्मक संरचना निरंतर नए रूपों में विकसित होती जाती है। तीसरे कारक पर चर्चा करते हैं, वो है सामाजिक परिवेश के अनुभव। बालक सामाजिक प्राणी है। जब वह जन्म लेता है तो सामाजिक परिवेश में पालन पोषण के समय अनेक क्रियाओं को सीखता है। परिवार के समस्त सदस्यों, पास पड़ोस के व्यक्तियों को पहचानने, उनसे संबंध बनाने का प्रयास करता है। विभिन्न क्रियाओं को सीखते सीखते अनेक अवधारणाओं को ग्रहण करता है। वह सामाजिक परिवेश से सहयोग, सम्मान, आचरण, परंपरा, प्रतियोगिता जैसी भावनाओं को मनुष्यों के साथ संबंध बनाते हुए विकसित करता है, जो बालक के अंदर विकसित भावात्मक व संज्ञानात्मक विकास का ही परिणाम होता है। भाषा का विकास भी बालक के अंदर सामाजिक वातावरण में रहते हुए ही विकसित होता है। बालक भाषा को ग्रहण करने से पूर्व उसके तार्किक रूप का ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है, किंतु तार्किक स्वरूप को सोचने समझने हेतु भाषा अनिवार्य होती है, क्योंकि भाषा के बिना चिंतन करना संभव नहीं होता और भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक विशेष कारक माना जाता है। चौथे कारक पर हम चर्चा करते हैं, वो है सम संयोजन। जब भी मनुष्य कोई नवीन ज्ञान अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभवों के रूप में मस्तिष्क में ग्रहण करता है तो मानव मस्तिष्क में वो अलग अलग जाकर नहीं बैठते हैं, बल्कि वह सभी अनुभव संगठित रूप में मस्तिष्क में रहते हैं, जिसे हम गेस्टॉल्ट भी कहते हैं। गेस्टॉल्ट हमेशा समग्र रूप में रहता है, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि इससे हमारे मस्तिष्क की संरचना का विकास रुक जाता है। हमारा मस्तिष्क निरंतर नए अनुभवों को ग्रहण करता है और उसे मस्तिष्क के अंदर समग्र पुराने अनुभवों से जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे जैसे मानव मस्तिष्क में नवीन अनुभव से पुराने अनुभव जुड़ते जाते हैं, हमारा मस्तिष्क विकसित होता जाता है और हमारे मस्तिष्क में अनुभव भी बढ़ते जाते हैं। यही संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। जब मस्तिष्क में कोई भी नया अनुभव प्राप्त होता है तो पूर्व में संचित अनुभवों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। यह तनाव तब तक बना रहता है जब तक मस्तिष्क में उन पुराने अनुभवों के साथ नए अनुभवों को जोड़कर एक नई संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण मस्तिष्क में न कर लिया जाए। इसी व्यवस्था को हम समसंयोजन की व्यवस्था भी कहते हैं।
संज्ञानात्मक विकास के मूलतः 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है इंद्रिय क्रिया विकास अवस्था, दूसरा होता है प्रतिनिधियात्मक बुद्धि विकास की अवस्था, और इसी चरण को हमने 2 भागों में बांटा है, एक है स्थूल कार्य विकास की अवस्था। अर्थात जो दूसरा चरण है उसे 2 भागों में बांटा गया है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसे और भी कई भागों में बांटा है, हम इसे 2 भागों में बांटकर यहाँ चर्चा करेंगे। पहला है प्रतिनिधियात्मक बुद्धि विकास की अवस्था और दूसरा है स्थूल कार्य विकास की अवस्था, और तीसरा चरण है औपचारिक कार्यात्मकता की अवस्था। पहले चरण पर चर्चा करते हैं, इंद्रिय क्रिया विकास अवस्था, द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर। यह जन्म से 2 साल तक चलने वाली अवस्था है। बालक के जन्म लेते ही एक नवीन वातावरण में वह प्रवेश कर जाता है, जहां उसे किसी तरह का कोई अनुभव नहीं होता। वह प्रकृति की वस्तुओं की सहायता से अपना शरीर संचालित करता है, हाथ पैर चलाता है, अपने अंदर संज्ञानात्मक विकास विकसित करता है। इस अवस्था में बालक के अंदर बहुत सारी विशेषताएं जन्म लेती हैं। जैसे पहली विशेषता है, इस अवस्था में बालक चलना, फिरना, देखना, छूना, चखना इत्यादि गतिविधियों से सीखता है। दूसरा, इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण विकसित होता है। वस्तु स्थायित्व से हमारा मतलब है कि यदि कोई वस्तु प्रत्यक्ष में दिखाई ना दे तब भी उसका अस्तित्व होता है। बालक यह समझने में सक्षम हो जाता है कि वह वस्तु भले ही इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं को हम सामने नहीं देख पा रहे हैं, किंतु उस वस्तु का अस्तित्व तब भी रहता है। नेक्स्ट विशेषता है, इंद्रिय क्रिया विकास अवस्था के अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण कार्यों की पहल शुरू होती है। नेक्स्ट, इस अवस्था के बालक अपने बड़ों के व्यवहारों की नकल करते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 साल तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्रतिनिधियात्मक बुद्धि विकास की अवस्था भी कहते हैं, 2 से 7 साल की अवस्था तक बालक विभिन्न क्रियाओं को करना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था का बालक जो भी कार्य करता है उसमें उसकी सोच भी शामिल होती है। वह समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश भी करने लगता है। इस अवस्था के बच्चे क्रियाओं को करने हेतु प्रयास करते हैं, किंतु क्रिया करने में निपुण नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्रतिनिधियात्मक बुद्धि विकास की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था के बालक हाव भाव, चिन्ह, संकेत, शब्द इत्यादि का प्रयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था के बालक में सिंबॉलिक थॉट्स की क्षमता भी पाई जाती है। सिंबॉलिक थॉट्स मतलब प्रतीकात्मक चिंतन भी विकसित होता है। प्रतीकात्मक चिंतन से हमारा मतलब है कोई चित्र, हाव भाव, प्रतीकों का प्रयोग करने की क्षमता, जिसके माध्यम से हम किसी भी कार्य को मानसिक क्रिया के द्वारा दर्शाते हैं। इस अवस्था के बालकों में भाषा का विकास तेजी से होता है। बालक में प्रतिवर्ती सोच विकसित नहीं होती है, अर्थात बालक केवल एक ही दिशा में सोच सकता है, वह विपरीत दिशा में सोचने में असमर्थ रहता है। इस अवस्था के बालक की सोच आत्मकेंद्रित, इगोसेंट्रिक होती है, अर्थात बालक केवल अपनी सोच, प्रतिक्रियाओं, हाव भाव और दृष्टिकोणों तक ही सीमित रहता है। इस अवस्था के बालक अन्य बालकों के साथ मिलकर सामाजिक नाटकीय खेलों के दौरान अपने शिक्षक की व माता पिता की नकल उतारने का खेल खेलना पसंद करते हैं। इस अवस्था के बालक केवल अपनी ही प्रतिमूर्ति निर्माण, इमेज फॉर्मेशन को महत्व देते हैं। सेकंड चरण का दूसरा पार्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हमने स्थूल कार्य विकास की अवस्था भी नाम दिया है। यह अवस्था 7 से 11 या 12 वर्षों तक चलती है। इस आयु के बालक में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग की प्रवृत्ति अधिक विकसित होती है, अर्थात बालक सहज रूप से क्रिया करता हुआ बहुत सारी गतिविधियों को सीखता है और अपना संज्ञानात्मक विकास करने का प्रयास करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। पहली प्रक्रिया है सारणीकरण, सीरिएशन। नए अनुभवों को पुराने अनुभवों के साथ ही आकार, गुण इत्यादि के माध्यम पर उचित स्थान पर रखकर सभी अनुभवों को सारणीबद्ध किया जाना सारणीकरण की प्रक्रिया कहलाता है। दूसरी मानसिक प्रक्रिया होती है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हमारा मस्तिष्क विभिन्न अनुभवों को उनके गुण, प्रकृति, आकार इत्यादि के आधार पर अलग अलग वर्गों में संज्ञानात्मक संरचना में स्थान देता है। वातावरण से जब हमें अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं तो उनका प्रत्यक्षीकरण किया जाता है और उनमें से प्रत्येक को हमारा मस्तिष्क संज्ञानात्मक संरचना के किसी न किसी वर्ग से जोड़ता रहता है। तीसरी मानसिक प्रक्रिया है अनुरूपता, करस्पॉन्डेंस।
प्रत्येक वर्ग के पदार्थों में से यह पता लगाना कि किन दो पदार्थों में किन किन बातों में अनुरूपता है, अनुरूपता की प्रक्रिया कहलाती है। मस्तिष्क की यह क्रिया भी अनगिनत अनुभवों को आपस में जोड़ने में सहायक होती है। मस्तिष्क अनुरूपीकरण के आधार पर पदार्थों घटनाओं के जोड़े बनाता रहता है और इस प्रकार संज्ञानात्मक संरचना को बनाए रखने में यह क्रिया सहायता करती है। यदि प्रकृति मस्तिष्क में सारणीकरण, वर्गीकरण एवं अनुरूपता की क्षमता नहीं देती तो हमारे अनगिनत अनुभव अलग अलग खंडों में ही पड़े रहते। इनको ना तो संगठित किया जा सकता था और ना ही उसका उपयोग किया जा सकता था। इस अवस्था में बालकों में तार्किक चिंतन की क्षमता निरंतर विकसित होती जाती है और वह तार्किक चिंतन के आधार पर ही नियमों की खोज करता रहता है। आखिरी चरण है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ होती है। 11 वर्ष की आयु के पश्चात बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश कर जाता है और इस अवस्था में 4 तरह की मानसिक संक्रियाओं को समझना आवश्यक होता है। पहली मानसिक संक्रिया होती है तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन। तादात्म्यकरण से हमारा तात्पर्य है कार्य कारण संबंधों को समझना। इस अवस्था में बालक में प्रपोर्शनल थिंकिंग विकसित होती जाती है, जिससे वह किसी भी घटना के बारे में यह अनुमान लगाने में सक्षम होता है कि किसी कारण से क्या कार्य होगा या नहीं होगा या उसका परिणाम क्या होगा। दूसरी मानसिक संक्रिया है निषेधीकरण, नेगेशन। निषेधीकरण से हमारा मतलब है कि व्यक्ति यह सोचने में सक्षम होता है कि कौन सा कार्य किया जाए जिससे पूर्व में वर्णित कार्यों के परिणामों में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। वह यह भी जानने में सक्षम होता है कि यदि पूर्व के परिणामों में परिवर्तन किया जाए तो उससे कुछ हानि संभव हो सकती है, अतः वह उस हानि को रोकने या फिर टालने का प्रयास करता रहता है। तीसरी मानसिक संक्रिया है पारस्परिक संबद्धता, रेसिप्रोसिलनेस। विपरीत प्रक्रियाओं जैसे किसी भी प्रकार की हानि से बचने के लिए जो कार्य किया जाता है वह क्रिया पारस्परिक संबद्धता की क्रिया कहलाती है। तादात्म्यकरण व निषेधीकरण की क्रियाओं को कर लेने के बाद व्यक्ति संज्ञानात्मक क्षमता की दृष्टि से इतना विकसित हो जाता है कि वह किसी भी प्रकार की हानि वाली स्थिति पैदा ही ना हो यह निर्णय ले सकता है। यह क्षमता उसके पूर्व अनुभवों से उसे प्राप्त होती है। यही पारस्परिक संबद्धता की प्रक्रिया कहलाती है। अंतिम मानसिक संक्रिया है संबंध बंधी रूपांतरण, कोरिलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। व्यक्ति प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह सीख जाता है कि यदि किसी एक चीज में परिवर्तन किया जाता है तो उसी अनुपात में दूसरे में भी परिवर्तन होता है। अर्थात तथ्यों, वस्तुओं के बीच आपस में संबंध होता है जो एक दूसरे की उपस्थिति को सुनिश्चित करते हैं। इस तरीके से हमने पियाजे के 3 चरणों की बात की और इन 3 चरणों में जो विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं घटित होती हैं उनकी भी चर्चा हमने की। अब हम अंत में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व को थोड़ा सा देखते हैं। मूलतः जो शैक्षिक महत्व इसका संज्ञानात्मक विकास का है, एक तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर ये बहुत अधिक प्रभाव डालता है। पियाजे के अनुसार प्रत्येक बालक विकास की समान अवस्थाओं से गुजरता है, किंतु इन अवस्थाओं में उसका विकास उसकी अपनी विशिष्टता पर निर्भर करता है। कोई बच्चा कुछ क्रियाओं को बहुत तेजी से सीख लेता है, कोई बच्चा बहुत देरी से सीखता है। इसलिए बालकों की विशिष्टता का ध्यान रखते हुए प्रत्येक शिक्षक को अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाने और समझाने का प्रयास कक्षा में करना चाहिए, ताकि हम बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उसे पढ़ाने का कार्य सुनिश्चित कर सकें। दूसरा महत्व होता है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। पियाजे के अनुसार बालक को स्वयं कार्य करते हुए सीखने के लिए अभिप्रेरित रहना चाहिए। शिक्षक कक्षा में ऐसी गतिविधियों का आयोजन करे जो बालकों में जिज्ञासा विकसित करे और स्वयं उस कार्य को पूरा कर उसे सीखने में कामयाब हो सके। इसी तरह से एक शैक्षिक महत्व होता है उचित समय व वातावरण। बालकों को शिक्षा देने अथवा सिखाने हेतु शिक्षक को सही समय व वातावरण का चुनाव करना आवश्यक है, क्योंकि यदि बालक सीखने हेतु स्वयं तत्पर नहीं होगा तब तक वह कार्य को नहीं सीख पाएगा। शिक्षक बालक पर ज्ञान को थोपना नहीं, वरन सहज वातावरण में उसे ज्ञान सीखने हेतु वातावरण प्रदान करे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इस तरह हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर चर्चा की। यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बीएड, डीएलएड और एमए सभी पाठ्यक्रमों में शामिल है और एक शिक्षक के लिए इस संज्ञानात्मक विकास को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि
बच्चे के संज्ञान को पहचान कर ही उसे हम सही शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए इसका ज्ञान हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद वनौषधियों का नूतन योग प्रबल हो, ज्ञान कर्म की नई दृष्टि हो, गति की राह विमल हो, गति की राह विमल हो।